हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो आज का जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आपका जो प्रीवियस क्लास है उसके अंदर हमने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। हमने स्टूडेंट्स आपसे पूछा था जो अंटार्कटिका का जो रीजन है, सदर्न पोल की साइड जो अंटार्कटिका का जो रीजन है, वहाँ पे इंडिया के कौन कौन से रिसर्च स्टेशन हैं उनके बारे में आपसे पूछा था। तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना था उसके बारे में। अंटार्कटिका की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अंटार्कटिका के अंदर अंटार्कटिका के ऊपर इंडिया के जो रिसर्च स्टेशन हैं वो है दक्षिण गंगोत्री। सबसे पहला जो रिसर्च स्टेशन स्टार्ट किया गया था दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री बेसिकली सबसे पहले 90s 80s का जो समय है वहाँ पे उस समय में स्टार्ट किया गया। सेकंड अगर हम स्टेशन की बात करें तो वो है मैत्री। सेकंड जो स्टेशन स्टार्ट किया गया था इंडिया के द्वारा वो है मैत्री, और मैत्री ने बेसिकली दक्षिण गंगोत्री को यहाँ पे सुपरसीड किया था। थर्ड स्टेशन की अगर हम बात करें स्टूडेंट जो रिसेंटली स्टार्ट किया गया है वो है भारती, वो है भारती। तो फर्स्ट स्टेशन है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती। अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ जो आर्कटिक का रीजन है उसके अंदर इंडिया के रिसर्च स्टेशन की बात करें तो वो है हिमाद्री। नेशनल सेंटर फॉर द पोलार एंड ओशियनिक रिसर्च जो हमारा यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का, नेशनल सेंटर फॉर पोलार एंड ओशियन रिसर्च के लिए जो बेसिकली हमारा एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के डिपार्टमेंट के द्वारा ही हमारे जो रिसर्च स्टेशंस हैं उनकी जो एक्टिविटी हैं वो यहाँ पे कंडक्ट की जाती हैं कि किस तरीके की एक्टिविटी होंगी, कैसे ये जो रिसर्च स्टेशंस है वो वर्क करेंगे, कब इंडिया को ज़रूरत है कि जो नया रिसर्च स्टेशन है वो इंडिया यहाँ पे लेके आई। स्टूडेंट्स आर्कटिक बिल के बारे में भी आपने सुना होगा। गवर्नमेंट के द्वारा मानसून सेशन के समय में आर्कटिक बिल यहाँ पे प्रपोज किया गया था। तो आपके आर्कटिक बिल से रिलेटेड जो वीडियो है वो हमने बेसिकली आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा, आप उसके बारे में ज़रूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें उसके अंदर बताई गई हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन और पूछा था आपसे वन हॉर्न राइनो के बारे में। वन हॉर्न राइनो के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा। वन हॉर्न राइनो बेसिकली आपको पता ही होगा, इसका IUCN स्टेटस आपसे पूछा गया था। तो IUCN स्टेटस है उसका वल्नरेबल। अगर हम बात करें इसके अलावा वन हॉर्न राइनो की तो इंडिया राइनो विजन 2020 है जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था राइनो को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड, उनको ट्रांसलोकेट करने से रिलेटेड। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बेसिकली अगर काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर अगर फ्लड की सिचुएशन क्रिएट होती है, क्योंकि बेसिकली ब्रह्मपुत्रा रिवर होने की वजह से फ्लड की सिचुएशन कभी भी क्रिएट हो सकती है। तो अगर उस समय में राइनोज हैं उनको यहाँ पे कुछ राइनोज को ट्रांसलोकेट किया जाए दूसरे रीजन की वजह से, जिसको वहाँ पे बचाया जा सके उस समय में। स्टूडेंट्स वन हॉर्न राइनो का IUCN स्टेटस है वल्नरेबल। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए राइनो से रिलेटेड एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2019 में जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है वो यहाँ पे लॉन्च किया गया। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर में आपको देखने को मिलता है कि बेसिकली राइनोज को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, उसी से रिलेटेड है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें राइनो के बारे में, राइनो बेसिकली काजीरंगा, प्रोबितारा, ओरांग और मानस जो नेशनल पार्क हैं, जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं, वहाँ पे इनकी जो संख्या है वो काफ़ी अच्छी पाई जाती है। और ये सब कुछ बातें थी राइनो के बारे में। वन हॉर्न राइनो को इंडियन राइनो के नाम से भी जाना जाता है। उसके बिहाइंड के रीज़न ये हैं कि वन हॉर्न राइनो जो मैक्सिमम मिलता है वो इंडिया के अंदर ही मिलता है। और इसके अगर हम राइनो का जो ये हॉर्न होता है उसकी अगर हम बात करें, जिस हॉर्न के लिए इसको पोचिंग किया जाता है, क्योंकि वो तांत्रिक विद्या के अंदर भी काफ़ी जगह यूज किया जाता है, काफ़ी ऐसे कंट्रीज हैं। इसके अलावा उसको मेडिसिन के लिए भी यूज किया जाता है। तो वन हॉर्न राइनो का जो राइनो बेसिकली हॉर्न होता है, हॉर्न का जो आउटसाइड जो कलर है वो डिफरेंट होता है, और जो कवर्ड एरिया के अंदर होता है उसका जो हॉर्न, वो उसका जो कलर है वो डिफरेंट होता है स्टूडेंट्स। तो ये वन हॉर्न राइनो और इंडिया के जो रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका रीजन के अंदर, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज का जो डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स।
सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लैक बॉक्स की। स्टूडेंट्स, रिसेंटली आपको पता है नेपाल के अंदर एक एयरलाइंस है वो यहाँ पे क्रैश हो चुकी है। तो एयरलाइंस क्रैश होने की वजह से सबसे पहले जो यहाँ पे जो हम बात करें जो डिपार्टमेंट होते हैं एविएशन से रिलेटेड, उनका यहाँ पे मेन वर्क ये होता है कि उस एयरक्राफ्ट का यहाँ पे जो ब्लैक बॉक्स है उसे ढूंढा जाए, उसको सर्च किया जाए, जिससे ब्लैक बॉक्स को यहाँ पे सर्च करने से हम पता कर सकें कि ब्लैक बॉक्स के अंदर ऐसा लास्ट जो सिचुएशन था, जो अंतिम समय था एयरक्राफ्ट का यहाँ पे क्रैश होने से पहले, तो उस समय में कैसा यहाँ पे सिचुएशंस थी, कैसी कमांड है वो दी गई थी वहाँ पे जो फ्लाइट के जो पायलट थे उनके द्वारा। तो उन सबको डिटेक्ट करने के लिए, उन सबको एनालाइज करने के लिए जो ब्लैक बॉक्स है उसको यहाँ पे सर्च के लिए ढूंढा जाता है। तो जो नेपाल के अंदर जो इंसिडेंट हुआ उसका जो ब्लैक बॉक्स है वो मिल चुका है। ब्लैक बॉक्स बेसिकली क्या होता है, ये एक फ़्लाइट रिकॉर्डर होता है। फ़्लाइट की जो बातें होती हैं, जो वर्बल यहाँ पे जो बात की गई हैं, जो रेडियो के ट्रांसमिशन के थ्रू उनको रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो ब्लैक बॉक्स है वो यहाँ पे कंडीशंस है, एयरक्राफ्ट की क्या कंडीशन थी, कैसा वो परफॉर्म कर रहा था, उन सबको यहाँ पे रिकॉर्ड करता है बेसिकली ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स को जो गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसी हैं वो यहाँ पे एनालाइज करती हैं, जिससे जो आने वाले जो समय है उसके समय में ऐसा जो एयर क्रैश है, ऐसी जो सिचुएशंस है वो ना हो सकें। इसके स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ब्लैक बॉक्स की, ब्लैक बॉक्स इक्विपमेंट के अंदर आपको दो इक्विपमेंट देखने को लिए मिलेंगे इस बॉक्स के अंदर में। एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और एक होता है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, और इनको यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया जाता है फर्दर जो यहाँ पे जो फ्लाइट के जो क्रैश हैं जिनको बचाया जा सके। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे फ़्लाइट डाटा रिकॉर्डर की, फ़्लाइट डाटा रिकॉर्डर बेसिकली आपको जो डाटा है, जो फ़्लाइट का जो एयरक्राफ्ट की जो कंडीशन है उसके बारे में बताता है कि कितने वो एल्टीट्यूड के ऊपर था, किस तरीके पर वो हेडिंग कर रहा था, किस तरफ वो जा रहा था, उसका जो वर्टिकल एक्सेलरेशन कितना था, कितनी वो पिच के ऊपर था। तो इन सब के बारे में, इन्वायरमेंटल कंडीशन है, उन सब के बारे में जो फ़्लाइट डाटा रिकॉर्डर है वो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की, तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बेसिकली यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन है उसको रिकॉर्ड करता है, जो क्रू मेंबर हैं विद इन द एयरक्राफ्ट के कॉकपिट के अंदर में, और जो वॉइस ट्रांसमिशन किया गया है रेडियो के द्वारा उन सबको यहाँ पे रिकॉर्ड करता है। बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे इस तरीके से एनालाइज किया जाता है कि क्या कोई गलत कमांड तो नहीं दी गई थी। बेसिकली उन सबको यहाँ पे एनालाइज किया जाता है जो एजेंसीज होती हैं, जो रेगुलेटरी होती हैं उनके द्वारा। स्टूडेंट्स, एयरक्राफ्ट के जो इंसिडेंट्स हैं 90s 80 का जो समय हुआ करता था, उस समय में काफ़ी सारे जो इंसिडेंट्स हैं वो देखा करते थे। 80 है, इसके बाद में 90s का जो समय है उस समय भी एयरक्राफ्ट के काफ़ी सारे जो इंसिडेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम बात करें नेपाल की, नेपाल के अंदर ये लास्ट 30 ईयर्स के अंदर का सबसे बड़ा एक एयर फ्लाइट का जो क्रैश है वो देखने के लिए मिला है, क्योंकि नेपाल एक हिमालयन स्टेट्स है और पहले जब जो फ्लाइट्स है मैनुअली वर्क किया करती थी उस समय में बेसिकली काफ़ी सारा जो इंसिडेंट्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे कुछ इंसिडेंट अगर हम बात करें रिसेंट ईयर्स में, तो रिसेंट ईयर्स में एक 737 एक एयरक्राफ्ट हुआ करता था, 737 मैक्स, जो बोइंग एक कंपनी है, एयरक्राफ्ट की क्रिएटर कंपनीज होती हैं जिसके अंदर एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है बोइंग, तो उसके अगेंस्ट में काफ़ी सारे इंसिडेंट्स देखने के लिए मिले थे कि जो 737 जो मैक्स है उसके जो इंसिडेंट्स हैं, जिसमें 2018 का जो इथोपियन एयरलाइंस का जो क्रैश हुआ, उससे पहले जो सिंगापुर के अंदर जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एक क्रैश हुआ था, तो उसके उस समय में 737 मैक्स की वजह से काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं वो देखने के लिए मिले थे। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट्री भी है, नेटफ्लिक्स जो OTT प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अवेलेबल है, डाउनफॉल ए केस अगेंस्ट द बोइंग। बेसिकली डाउनफॉल केस अगेंस्ट द बोइंग, उसके अंदर दिखाया गया है कि किस तरीके से जो नया जो एयरक्राफ्ट के अंदर जो नया इक्विपमेंट है उसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया गया, और जो फ्लाइट को जो चलाने वाले जो पायलट्स हैं उनको यहाँ पे इंस्ट्रक्ट नहीं किया गया या ट्रेनिंग नहीं दी गई, उसकी वजह से 737 जो मैक्स है उसकी वजह से काफ़ी सारे जो इंसिडेंट्स हैं वो देखने के लिए मिले थे। 737 मैक्स काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर होता है, तो ये बेसिकली कुछ जो एयर फ्लाइट्स हैं, जो फ्लाइट्स हैं उनके क्रैश से रिलेटेड कुछ बातें थी स्टूडेंट, जिसको हमने यहाँ पे देखा। यहाँ पे हम ब्लैक बॉक्स के बारे में एक बात और डिस्कस करेंगे
कि ब्लैक बॉक्स है उसका जो कलर होता है वो आपको ऑरेंज कलर का दिखाई देगा, इंटरनेशनल ऑरेंज कलर जो होता है उसका आपको दिखाई देगा। उसके बिहाइंड में रीज़न ये है, नाम उसका ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स बेसिकली उस समय में क्या कमांड वहाँ पे दी गई तो वो सब उसके अंदर रिकॉर्ड होती है कि कौन कौन सी कमांड है वो दी गई थी, जो फ्लाइट के जो उस समय में जो फ्लाइट चलाने वाले जो पायलट्स थे उनके द्वारा, या रेडियो ट्रांसमिशन पे क्या बात की गई, उन सबको रिकॉर्ड करता है। बट इसका कलर हम ब्लैक क्यों नहीं रख सकते? आप देखिए कि कभी भी कोई फ्लाइट का यहाँ पे क्रैश होता है, फ्लाइट के क्रैश की वजह से हमको देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो आग लगने की जो सिचुएशन है वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो ब्लैक कलर जो राख है ये सब आपको दिखाई देगी, तो इसको आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। यहाँ पे ऑरेंज कलर का इसको रखा जाता है बेसिकली ब्लैक बॉक्स को, जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, उसको सर्च करने में आसानी हो। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है स्नो लियोपार्ड के बारे में। अभी रिसेंटली हिमालयन स्टेट के अंदर में जो हिमाचल प्रदेश का एरिया है वहाँ पे ये देखे गए हैं, इसकी वजह से ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था। अगर हम बात करें स्नो लियोपार्ड की तो बेसिकली सेंट्रल एशिया का जो रीजन है, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया का जो रीजन है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। सदर्न एशिया के अंदर जहाँ पर हमारा जो इंडिया आता है वहाँ पर पाए जाते हैं। इंडिया में हम बात करें कि ये कहाँ कहाँ कौन से रीजन में पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, तो जम्मू एंड कश्मीर जो पहले पहले स्टेट हुआ करता था, 370 को जब से हटाया है उसके बाद से इनको बाइफरकेट किया गया है। तो जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है वहाँ पे भी मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जो मिडिल हिमालयाज का रीजन है वहाँ पे भी मिलते हैं, और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी ये देखने के लिए मिलते हैं। तो जो बेसिकली हमारे जो टॉप स्टेट्स है जिसमें जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे उत्तराखंड है, और जो सिक्किम का जो रीजन है और यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश का जो रीजन है वहाँ पे ये मिलते हैं स्नो लियोपार्ड। बेसिकली हेमिस नेशनल पार्क्स में इनकी जो संख्या है, हेमिस नेशनल पार्क में जो इनकी संख्या है वो काफ़ी अच्छी है। आपको पता होना चाहिए हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। यहाँ ही आपको एक होमवर्क और देते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है पहले जो स्टेट हुआ करता था, अब प्रेजेंटली यूटी है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर कौन कौन से ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया हैं, रामसर साइट हैं, नेशनल पार्क हैं, उनके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। कल उसका जो डिस्कशन होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें स्नो लियोपार्ड की तो ये बेसिकली एक गुड इंडिकेटर होता है इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है उसके बारे में, कि कहीं पे भी अगर स्नो लियोपार्ड पाया जाता है तो वहाँ पे बेसिकली क्लाइमेट चेंज और जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है माउंटेनियस रीजन की, उसका एक गुड इंडिकेटर है कि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो सही है, ये अभी यहाँ पे पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, स्नो लियोपार्ड बेसिकली आपको नाम से ही शो होता होगा कि स्नो वाले एरिया के अंदर पाया जाएगा, मीन्स द जो एल्टीट्यूड है वो आपको हाई देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पे ये पाया जाता है। IUCN स्टेटस की बात करें तो वल्नरेबल है, स्टेटस इनका वल्नरेबल है। अपेंडिक्स 1 के अंदर रखा गया है साइट्स के, और हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसका वहाँ पे शेड्यूल 1 के अंदर इनको रखा गया है स्नो लियोपार्ड को। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए स्नो लियोपार्ड के बारे में। और इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्टूडेंट्स हम बात करें, जो ये स्पीसीज होती हैं, चाहे वो प्लांट्स की हों, चाहे एनिमल्स की हों, चाहे वो बर्ड्स की हों, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर वो न्यूज़ के अंदर हैं। UPSC के द्वारा इसी तरीके से जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं, उनका IUCN स्टेटस, कहाँ पे वो पाए जाते हैं, कोई उनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हो, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करें। नेक्स्ट टॉपिक है ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम के बारे में। स्टूडेंट, जो हमारी GSTs की जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनके द्वारा यहाँ पे डिटेक्ट किया गया है कि ये जो बेसिकली एक स्कीम है जिसके द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड किया जाता है हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग हैं, जिनके द्वारा यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो सामान भेजा जाता है। यहाँ पे बेसिकली जो कस्टम ड्यूटी है वो रिफ़ंड कर दी जाती है। जो बिजनेस इस सेक्टर से जो रिलेटेड जो लोग हैं, जो ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम के लिए अगर अपने आप को एलिजिबल मानते हैं तो उनकी जो कस्टम ड्यूटी है वो उनको दे दी जाती है। स्टूडेंट्स, इनको बेसिकली कंपनसेशन में कस्टम ड्यूटी ही दे दी जाती है, टैक्स है, ड्यूटी है, वो ही दी जाती है। GST यहाँ पे इनको देना पड़ता है। GST का यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जो रिफ़ंड है वो इनको नहीं प्रोवाइड होगा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम बेसिकली क्या है? बेसिकली ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम ये है कि आपने कुछ इंपोर्ट किया है, आपने कुछ सामान है जो गुड्स है वो मंगवाया है, और वैसा ही सामान आप ट्रीटेड या प्रोसेस वे में या इनकॉर्पोरेटेड इनटू द अदर गुड्स
के रूप में उसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हो। जो सामान आपने मंगवाया है, जो इम्पोर्ट गुड आपने मंगवाया है, और वैसा ही सामान आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हो, ट्रीटेड करके हुए, प्रोसेस करते हुए, इनकॉर्पोरेटेड इनटू द अदर गुड्स फॉर द एक्सपोर्ट के रूप में उसको वापस सेंड करते हो 4 साल के अंदर में। 4 साल के अंदर में तो आप इस जो बेसिकली ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम है उसके लिए आप एलिजिबल हो। आपका जो कस्टम ड्यूटी है वो आपको रिफंड हो जाएगा, कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट आपको देगी। बेसिकली ये एक्सपोर्ट को प्रमोट करने से रिलेटेड गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिससे एक्सपोर्ट यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो सके। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जीएसटी आपको रिफंड नहीं होगा, ओनली जो ड्यूटीज़ आपके ऊपर लगाई गई हैं या जो टैक्सेज आपके ऊपर जो लगाए गए हैं वो आपको यहाँ पे रिफंड कर दिए जाएंगे, जो कंपनसेशन के रूप में आपको दे दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली डिटेक्ट ये हुआ है जीएसटी अथॉरिटीज़ के द्वारा कि जो ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम है उसका मिसयूज किया गया है काफ़ी सारे लोगों के द्वारा। तो ये यहाँ पे डिटेक्शन में ये निकल के आया है कि ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम का मिसयूज किया गया है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा बेसिकली आज का करंट अफेयर का डिस्कशन था। हमने ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम के बारे में डिस्कस किया, स्नो लियोपार्ड के बारे में डिस्कस किया। यहाँ पे आपका होमवर्क भी है, आपको बताना है जम्मू कश्मीर के प्रोटेक्टेड एरिया आपको बताने हैं कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरिया हैं। हमने यहाँ पे ब्लैक बॉक्स के बारे में डिस्कस किया कि जो फ्लाइट का जो क्रैश हुआ है ब्लैक बॉक्स क्या होता है, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर क्या होता है और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया। इसका जो कलर होता है वो ऑरेंज कलर का होता है ब्लैक बॉक्स का, काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर होता है। फ्लाइट का क्रैश के बाद में इसी को ही सबसे पहले सर्च किया जाता है जिससे आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये जो क्रैश है उसकी सिचुएशंस क्यों यहाँ पे क्रिएट हुई, जिससे आने वाला जो समय है फ्यूचर के अंदर में ये एक लेसन के रूप में इमर्ज हो और उन सिचुएशंस के अंदर इम्प्रूव किया जा सके। तो स्टूडेंट्स ये हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन था। कंटिन्यू ऐसे ही अपडेट करते रहेंगे आपको करंट अफेयर्स से, तो आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।